बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में। कितना विकास हुआ, किस तरीके का विकास हुआ, चाहे वो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की वो 3 साल की सरकार, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जनता यहाँ की हमारे साथ मौजूद है और जनता से हम जानेंगे कि आखिर सरोजनी नगर इलाके में कितना विकास हुआ, कितनी चीजें सामने आई, कितना तरक्की हुआ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुनियादी ढांचा सरोजनी नगर क्षेत्र का मजबूत हुआ क्या? जी, जैसा भी आप देख रहे होंगे, आप वहाँ से आए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रोडों की तो समस्या काफ़ी है यहाँ पे। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अखिलेश भैया ने आईटी सेक्टर में काम करवाया और अपना एग्रीकल्चर में भी वर्क हुआ है। जैसे राम मनोहर लोहिया में एमबीबीएस की 100 सीटें थी, 150 हो गई है। स्पोर्ट कॉलेजेस खुले हैं यंग बंदों के लिए काफ़ी बेटर है। जैसे आपने मेट्रो देखा होगा, मेट्रो में हम जैसा अमीर आदमी या मिडिल क्लास वाला बंदा काम नहीं करता, गरीबी काम कर रहा है। एक मेट्रो भी हम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ आ गई है। जैसे हमारा कन्वेंस का खर्चा जहाँ हमें 50 रुपये का खर्चा होता था, वहाँ 15 रुपये 20 रुपये का ऐसा चार्ज होगा। विवाह कन्या धनराशि भी जैसे उन्हें हम लोग के लिए उपहार लाए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था उनका। इसके साथ अगर देखा जाए सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जल जमाव की समस्या के साथ कहीं ना कहीं जाम की स्थिति लोगों के लिए समस्या बन के निकल के आती है। यहाँ पे सड़कों की स्थिति कैसी है और जल जमाव को लेके यहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे उन्होंने क्या अच्छा काम किया? यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। और ये आप मानिएगा यहाँ पे सीवर लाइन पानी एक बार भर गया, पूरी गंदगी है। और ये आप मानिएगा जो पानी की जो लाइनें हैं वो पूरी ब्रेक हैं। और यहाँ पे ना रोड ना नाली, कुछ भी कोई भी विकास नहीं हुआ। बुनियादी ढांचा यहाँ का कैसा है? बुनियादी ढांचा तो बहुत मजबूत है, बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की। जैसे सरोजनी नगर विधानसभा में देखा जाए तो सरोजनी नगर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का पॉइंट दे दिया, लखनऊ को सीधा सीधा सरोजनी नगर विधानसभा को सीधा सीधा आगरा से जोड़ दिया। हमें जो है इंटरनेशनल स्टेडियम दे दिया। हमें जो तिलीबाग की रोड देख के आ रहे हैं आप, जो ये रायबरेली रोड नेशनल रोड है, इसकी बहुत छोटी थी तो जाम की समस्या बहुत होती थी, मुख्यमंत्री ने इसे चौड़ी करवाई। स्वास्थ्य महकमे की अगर बात कही जाए तो अगर इंसान स्वस्थ रहता है, जिला स्वस्थ रहता है तो जिले का विकास भी होता है। हमारे साथ तमाम और भी साथी जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से काम कर रहा है। आप लोग जब जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं? क्योंकि समाजवादी सरकार का सबसे पहला ये नारा था कि दवा और पढ़ाई सस्ती और मुफ्ती हो। सर, कंपेरेटिवली देखेंगे पहले के हिसाब से अभी सिविल हॉस्पिटल जैसे एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए तो बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पे सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो या दवा लेने के लिए लाइन में लोग खड़े रहते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है सर सारी चीज़ें। तो ऐसे हॉस्पिटल लाइन मैं बोलूँगा काफ़ी बेहतर है। एरिया वाइज थोड़ा सा हाँ डाउन है। आप लोग युवा हैं, युवा के साथ सबसे चीज़ ये होती है कि यहाँ पर शिक्षा और रोजगार सरकार ने कितना मुहैया कराया, इस बात की भी तस्दीक हम करते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर शिक्षा के उन्नत व्यवस्था की गई थी और इसके साथ में रोजगार के लिए अब यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ता है, रोजगार यहाँ उपलब्ध हो रहा है? जी, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जिस हिसाब से पहले माहौल था कि काफ़ी स्कूल में वो होता था, चीटिंग होती थी, वो कराया जाता था, जुगाड़ से कराया जाता, लेकिन अब काफ़ी अखिलेश भैया ने अपने हिसाब से काफ़ी मिजाज बेहतर कर दिया है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र चूंकि लखनऊ में आता है तो लखनऊ के विकास की धारा और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विद्युत में व्यवस्था करने की बात कही गई थी सरकार के जरिए कि शहरी मुख्यालय जो हैं वहाँ 22 से 24 घंटे बिजली मिलेगी और ग्रामीण मुख्यालय जो हैं वहाँ पर 16 से 18 घंटे बिजली की तस्दीक करते हैं कि बिजली कितने घंटे मुहैया होती है। चूंकि लखनऊ में आता है सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, बिजली कितने घंटे मुहैया होती है? बिजली तो हम लोगों को 24 घंटे मिलती है, बहुत अच्छी सुविधा है। रही बात अगर उनके कामकाज को देखा जाए और सुरक्षा को देखा जाए, सुरक्षा में आप सभी जानते हैं कि भैया 10-90 अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की। आज की डेट में रातों रात घर में आदमी व लड़कियां तक, महिलाएं तक बिल्कुल सुरक्षा के साथ निकल सकती हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने की है। हम सब यही चाहते हैं कि अगली बार भी, इस बार भी अखिलेश यादव हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरह रहें। महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर सरकार ने काफी कुछ काम किया था। सरकार इस बात के लिए करके अपना पीठ खुद अपने हाथों से थपथपाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को कोई पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया गया? मेरे को तो पेंशन मिलती है, सरकारी है, और मगर मेरी लड़की का कुछ नहीं ना, आदमी ने उसको छोड़ दिया है। मेरी लड़की घर में बैठी रहती है, उसके लिए हम चाहते हैं। आपको किस योजना के तहत पेंशन मिलता है? हमें तो सरकारी है, कैंटरिया की।
आपको कोई लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं सर, हमको कोई पेंशन नहीं मिलती है, ना हमको कोई काम हम दिया जाता है। वो तो सब अपनी मनमानी लोग करते रहते हैं वो लोग। क्राइम कितना कंट्रोल हुआ? आप लोग युवा हैं, आप लोगों को लगता है कि पुलिस को फोन करते हैं तो पिज्जा से पहले पुलिस अब उपलब्ध होती है आप लोगों के लिए? पहले से क्राइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। पहले तो फर्स्ट टाइम पहले था तो इतना ज़्यादा पहले पुलिस नहीं आ पाती थी। अब कॉल करिए 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। पहले से बहुत बेहतर है। सुरक्षा को लेकर के जनता कितना सुरक्षित इस शहर में अपने आप को महसूस करती है? आपको लगता है कि यहाँ पर जो सरकार की ओर से योजनाएं दी गई हैं वो बिल्कुल बेहतर हैं, और सबसे खास तौर पर सुरक्षा की योजना 1090 और डायल 100? सर 1090 और डायल 100 का अभी तक फंडा मुझे क्लियर नहीं समझ में आया, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने तरफ से, सरकार तो पूरी की पूरी ये है कि मैं पूरी सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग, लेकिन जो पुलिस वाले आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप, या कैसे लेना देने में ही अपना निपट लेते हैं? हाँ, इसको तो चीज़ों को सिर्फ सरकार को देखना है। अच्छे कर रही हैं, ठीक है, आपने सुविधा निकाल दिया, पर सुविधा का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मूल मसले की कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं। नोटबंदी के मसले को लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि देश उन 50 दिनों में कतारों में खड़ा रह चुका था। तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि नोटबंदी क्या उनके लिए मुद्दा है। इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुद्दा है आपके लिए नोटबंदी? सर कुछ खास मुद्दा नहीं है ये नोटबंदी, लेकिन हाँ डेफिनेटली लोगों को इससे फ़र्क पड़ा है। कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जो लोग लाइन में खड़े रह गए, जो बेचारे गरीब जो लाइन में जो रोज के दहाड़ी पे जीते हैं, वो क्या चोरी करेंगे और क्या काला धन बचाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा पीसे गए हैं इस चक्कर में। जो बड़े लोग थे वो तो आपने निकल लिए पहले ही, सब उनकी अपनी सेटिंग जो भी रही होगी, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा पीसे गए गरीब लोग इसमें। नोटबंदी के मसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि नोटबंदी आप लोगों के लिए मुद्दा होगी इस विधानसभा चुनाव में? मोदी जी ने देश को 10 साल बैक कर दिया, पीछे चला गया, और इतने लोग परेशान हुए नोटबंदी में। आप ये मानिए कि पूरा 2 महीना आदमी पूरा 2 महीना परेशान रहा नोटबंदी में, आज भी परेशान है, ये मानिएगा आप। नोटबंदी के मसले को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए मसला था? चूंकि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत महसूस हुई होगी कि शिक्षा दीक्षा छोड़ करके आप लोग कतारों में खड़े हैं एटीएम में अपने खुद के पैसे निकालने के लिए, दिक्कत महसूस हुआ, और यहाँ पर जब आप वोट करेंगे तो क्या आपके लिए मुद्दा होगा नोटबंदी? जी, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा नोटबंदी, क्योंकि हम सबने अपना काम और हर चीज़ छोड़ के लाइन में हम लोग को लगना पड़ा, और उसी लाइन में कभी भी कोई एक बड़ा आदमी नहीं दिखाई दिया। हमें गरीब आदमी और कई लोगों की मौतें हो गई नोटबंदी के चक्कर में। भाई आदमी जिसको कुछ ना कुछ रुपए मिल रहा है रोजगारी करके, अपना लेबर वाला काम करके, तो वो लोग कहाँ पे, क्या वो अपना काम करेंगे कि वो लोग बैंकों में लाइन लगा के रुपए हर दिन बदलाते रहेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी का तो ये फैसला हमारे लिए तो बहुत ही गलत रहा। कई हद तक मैं प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में ही रहूँगा। नोटबंदी से करप्शन के उनकी जो योजना थी, बट 40% अगर देखा जाए तो जो तैयारियां नहीं की गई थी, उस तैयारियों की वजह से जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी गरीबों के यहाँ चूल्हा नहीं जला है। अगर वो तैयारियां करके नोटबंदी की जाती तो सो गुड आइडिया था प्रधानमंत्री जी का, बट जो तैयारियां नहीं की उस वजह से काफ़ी जनता परेशान रही। निश्चित तौर पर जनता अपना मन बना चुकी है। आपको लगता है कि नोटबंदी आपके लिए मुद्दा बनेगी इस विधानसभा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या दिक्कतें आई थी आपको नोटबंदी के दौरान? बहुत दिक्कतें है। अब हम काम करने जाएंगे या नोट निकालेंगे, 200 रुपये दिहाड़ी काम करते रोज, नोट वहाँ बैंक में हम एटीएम पर लाइन लगाएंगे, नोट निकालेंगे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं मोदी जी से, जो हम लोगों की गरीब आदमी सब्सिडी खा गए हैं और बताते हैं कि आप लोगों ने दान में कर दिया। हम लोग गरीब आदमी बताइए कहाँ से लाएं रोज इतना पैसा? आज मई से हमारी सब्सिडी नहीं आ रही हो। हम लोग चौका बर्तन करके कमाने खाने वाले आदमी बताइए, हमारी सब्सिडी आज 5-6 महीने से रुकी हुई है और वो भी नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए, और अगर शिक्षित आदमी होगा तो हर चीज़ पे गौर करके वोट हम लोग करना चाहते हैं उस पर। कि जैसे मोदी जी नोट बंद कर दी, नोट बंद करने से गरीब जनता को बहुत असर पड़ा है। देखिए दिहाड़ी मजदूर यहाँ जितना भी है, जब काम ही नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से? और हमने किसी भी अमीर आदमी को आज तक बैंक में लाइन लगते ही नहीं देखा है। आपके लिए मुद्दा है नोटबंदी जब आप वोट करने जाएंगे, क्योंकि युवाओं की ताकत को लेकर के इस बार सरकार बननी या बिगड़नी है। आप ही लोग तय करोगे सरकार का दिशा क्या होगा, सरकार किस ओर जाएगी। जी बिल्कुल, इसका मुद्दा हम जरूर जाहिर करेंगे। हम सुबह शाम कोचिंग जाते पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लाइन में लग के पैसे ही निकालते रहेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई भी 2 महीने से काफ़ी बेकार चल रही है, घर से पैसा भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफें हुई हैं और इसका जवाब यूपीए बिल्कुल देगी।
कहीं न कहीं अब चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की पशोपेश की स्थिति में वो किस तरीके से जनता अपना वोट करेगी। आपको लगता है कि नोटबंदी का असर आपकी चूल्हे चौके पे पड़ा होगा, चूंकि आप भी काफी मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार से आती हैं? हम तो भैया गरीब आदमी हैं ही हैं, वैसे चौका बर्तन करते ही हैं। अब पहले से मेरा गुजारा नहीं होता है। 4 बेटियां हैं मेरी, 2 भैया हैं, नौकरी लगती नहीं ना। नोटबंदी कितना असर किया आप पे? अरे बहुत असर किया भाई साहब, इतना तो हम लोग परेशान हुए हैं, कुछ कहने को नहीं। 15 दिन लाइन लगाओ तो कहीं 8 बजे 9 बजे रात के पेंशन मिलती है। कहीं न कहीं साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि नोटबंदी से जो है वो जनता हताहत हुई है। अब अगर असल मसले की बात किया जाए तो सरोजनी नगर की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे होंगे और किन आधार पर वो अपना वोट तय करेगी, कैसे वोट करेगी, इस पे हम जानकारी लेते हैं। वोटिंग का आधार क्या होगा? युवा हैं आप, आखिर किस तरीके के मुद्दे होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और उन आधारों के हिसाब से आप प्रत्याशी चुनेंगे? हमारा जो विकास करेगा, हमारी छोटी छोटी समस्याएं जो लोग दूर करेंगे, वो हमारा अपना मानना। और जितने अभी इतने दिनों में हम लोगों ने मोदी जी को भी देख लिया, अखिलेश भैया के भी काम को हम लोगों ने देख लिया। रही बात हमारे शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके, हर चीज़ हम लोग का मुद्दा इस बार 2017 के इलेक्शन में सरकार जान जाएगी। और मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि भैया इस बार भी अखिलेश भैया आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि समाजवादी सरकार में जिस तरीके से कहा जाए तो 400 से ज्यादा दंगे हुए हैं। मेन मोटो जो हमारा यही रहेगा कि अगली बार जब ये सरकार आए 2017 में, तो इस पे लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा वर्क हो। जैसे बहुत ही जगह तो पुलिस कभी कदा नहीं भी पहुंच पाती है, ऐसा इशू होता है। मगर मेरा तो यही कहना है इसकी प्रॉब्लम पहले रिजॉल्व करे अखिलेश भैया। इस पे काफ़ी ध्यान देना है, लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी ध्यान देना है। और अपने जैसे क्षेत्र में कोई भी इशू होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो करप्शन का मामला जैसे रहता है, कोई आता है तो पहले सुनवाई नहीं होती है। जब उनको 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, तब जाके वो सुनवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। यही है बस मेरा कहना। कोई सरोजनी नगर में कोई काम नहीं हुआ। सरोजनी नगर में किसी तरफ आप देखिए जाके, किसी क्षेत्र में देखिए जाके, कोई काम नहीं। नाली खड़ंजा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सब लोग सिर्फ अपनी झोली भर रहे हैं, सपा बसपा दोनों सरकार। सरोजनी नगर की जनता किस आधार पर वोट करेगी? आपकी वोटिंग का आधार क्या होगा? सर, आधार तो यही होगा कि विकास, जो भी हमें विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भी इस एरिया के हैं, तो वो हमें विकास देंगे, उसी पे पूरा का पूरा वोटिंग निर्भर है, सारा का सारा। आधार आपका क्या होगा? किस आधार पे आप वोट करेंगे? हम तो ये कहेंगे सब काम अच्छा हो और सरकार अच्छे से काम पूरा कराए। अखिलेश भैया का पूरी है, स्टेडियम बनवाया है, 1090 चलाया है, और एम्बुलेंस सेवा है, महिलाओं सेवा पूरी दी है, और पेंशन योजना चलाई है। इससे अच्छा काम कोई सरकार नहीं करा सकती है। किस आधार पे वोट करेंगे आप? ये आधार हमारा विकास का रहेगा, और हम ये चाहेंगे कि जो अगली सरकार आए, और जो भी सरकार है उससे यही उम्मीद करेंगे कि जो है अंदर के सिस्टम को पहले सही करे, बाद में जो बाहर का काम है वो करे। और मुद्दा यही रहेगा विकास का। विकास अखिलेश ने किया है, हमें दिखाया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल पे जो है हम अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता यही चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश का कॉस्मेटिक विकास ना हो, बल्कि सीधे तरीके से बुनियादी ढांचों का विकास हो, बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।